Good morning. Myself Suresh Kumar Khanchi, Kendriya Vidyalaya Jalore, Regional Office, Jaipur से. Today we will discuss book number 2, chapter number 5, Mineral and Energy Resources. Minerals previous chapter में आपने पढ़ चुके हो उज्ज्वल सर से. अब हम जो है वो एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में जो है वो पढ़ेंगे कि एनर्जी रिसोर्सेज क्या है और किन किन मिलते हैं, कैसे इसका यूटिलाइज जो है वो होता है. ऑल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट रिक्वायर पावर विच कम फ्रॉम मिनरल्स फ्यूल्स. कि एग्रीकल्चर के अंतर्गत, इंडस्ट्रीज के अंतर्गत, ट्रांसपोर्टेशन के अंतर्गत में हमें जो है वो पावर की नीड रहती है और ये सारा पावर या एनर्जी जो है वो मिनरल फ्यूल से आता है. मिनरल फ्यूल लाइक coal, petroleum and natural gas, nuclear energy, minerals are used for generating power. कि इन मिनरल्स का यूटिलाइजेशन जो है वो एनर्जी को जनरेट या इलेक्ट्रिसिटी को या पावर को जनरेट करने के लिए यूटिलाइज करते हैं. एनर्जी सोर्स आर कैटेगराइज्ड इनटू कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल. कन्वेंशनल रिसोर्सेज जो है वो क्या है? द सोर्स this source of energy are being used since a long time, जो हम काफी लंबे समय से जो है वो यूटिलाइज कर रहे हैं. यानी कि पहले से ही जो एज ए एनर्जी रिसोर्सेज के रूप में हम यूटिलाइज करते आ रहे हैं, उनको हम जो है वो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स जो है वो कहते हैं. जबकि एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा जो डेवलप्ड एनर्जी सोर्स है वो नॉन कन्वेंशनल के अंतर्गत आते हैं. दिस रिसोर्स कैन नॉट बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड. कि इन रिसोर्सेज को जो है वो हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं और नहीं इनको जो है वो रिप्लेनिश कर सकते हैं कि खत्म हो गए तो वापस उनको हम प्रोड्यूस कर दें. दे आर एग्जिस्टेबल इन नेचर. कि ये अपने नेचर में जो है वो एग्जिस्टेबल होते हैं, यानी कि आप इनका यूटिलाइज करते जाएंगे तो ये सरफेस है या नेचर से जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल ऑल फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, ये जो है वो फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं. फिर है कोल. कोल इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मिनरल्स व्हिच इज मेनली यूज्ड इन द जनरेशन ऑफ थर्मल पावर एंड द स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर. ये कोल जो है उसका मिनरल्स का यूटिलाइजेशन जो है वो हम थर्मल पावर को जनरेट करने के लिए यूटिलाइज करते हैं. साथ ही साथ जो है वो आयरन ओर को मेल्ट करने के लिए जो है यूटिलाइज कर रहे हैं. कि आयरन के अंतर्गत जितनी भी जो है वो रिड्यूशियल पार्ट होता है उसको अलग करने के लिए उसको मेल्ट किया जाता है. तो मेल्ट के लिए जो है वो पावर एनर्जी की नीड रहती है, तो उस पावर एनर्जी को हम कोल से जो है वो रिसीव करते हैं. कोल अकर इन रॉक सीक्वेंस मेनली टू जियोलॉजिकल एज. कोल जो है वो मोस्टली जो है वो दो तरह की जियोलॉजिकल ग्रुप्स की जो रॉक्स है उनमें मिलता है. एक है गोंडवाना लैंड के नाम से आपने पहले पढ़ा होगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी 11th में. तो उसी में गोंडवाना लैंड जो है वो इंडिया का जो पेनिनसुला प्लेट्यूज रीजन है उसका कुछ पोर्शन जो है वो एज ए गोंडवाना रॉक्स के रूप में है. तो उन रॉक्स में जो है वो हमें कोल मिलता है. और टर्सरी डिपॉजिट यानी कि टर्सरी एज की जो रॉक्स है मोस्टली जो है वो टर्सरी एज में सेडिमेंट्री से जो है वो बनी हुई है, तो उनसे जो है वो हमें ये फॉसिल फ्यूल्स या एनर्जी मिनरल्स जो है वो मिलते हैं. कोल अकर इन रॉक सीक्वेंस मेनली इनटू जियोलॉजिकल नेमली गोंडवाना एंड टर्सरी, ये आपको बता दिया है. द मोस्ट इंपोर्टेंट गोंडवाना कोल फील्ड ऑफ इंडिया आर लोकेटेड इन दामोदर वैली. इंडिया के अंतर्गत जो कोल हमें मिलता है मोस्टली या सबसे ज्यादा वो दामोदर वैलीज के अंतर्गत जो है वो मिलता है. अबाउट 80% ऑफ द कोल डिपॉजिट इन इंडिया बिटुमिनस टाइप एंड इज ऑफ नॉन कोकिंग ग्रेड. कि इंडिया के अंतर्गत जो भी हमें कोल मिल रहा है उसका 80% टाइप जो है वो बिटुमिनस टाइप का है. कोल जो है वो डिफरेंट टाइप का होता है, उनकी क्वालिटीज के बेसिस पे जो है उसको 4 पार्ट में जो है वो डिवाइड किया गया है. एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट कोयला. दे इन झारखंड, बंगाल कोल बेल्ट. झारखंड और बंगाल, वेस्ट बंगाल बेल्ट में जो है वो एक मिलता है. एन इंपोर्टेंट कोल फील्ड इन दिस रीजन्स आर रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरिड एंड करणपुरा. ये जो है इस एरिया के जो है वो मेजर प्रोड्यूसर फील्ड हैं या माइनिंग फील्ड हैं.
झरियल इज द लार्जेस्ट कोल फील्ड फॉलोड बाय द रानीगंज। झारखंड के अंतर्गत जो है वो रानीगंज सबसे ज्यादा जो है वो प्रोड्यूस करने वाला कोल फील्ड है। एंड अदर रिवर वैली एसोसिएट विद द कोल आर द गोदावरी, महानदी एंड सोन रिवर। तो इन रिवर्स वैलीज के अंतर्गत भी जो है वो हमें इस टाइप का कोल जो है वो मिलता है। द मोस्ट इंपोर्टेंट कोल माइनिंग सेंटर है द सिंगरौली इन मध्य प्रदेश, कोरबा इन छत्तीसगढ़, तालचर एंड रामपुर इन ओडिशा। कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो है वो सिंगरौली में, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कोरबा में और उड़ीसा के अंतर्गत जो है वो तालचर है, रामपुर में जो है वो हमें कोल मिलता है। ठीक उसी तरह से चंदा, वर्धा एंड भांडर in Maharashtra and Singareni in Telangana and Pandur in Andhra Pradesh। ये वो एरियाज है जहां पे हमें जो है वो कोल एज ए मिनरल्स के रूप में जो है वो मिलता है। 8 tertiary coal occur in the Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya and Nagaland. It is the extracted from the Cherrapunji and Melong के इन मेलोंग जो है वो मध्य प्रदेश में है। फिर है माकुम, जयपुर एंड नजीरा इन अपर आसाम एरियाज कि ये जो है वो अपर आसाम एरियाज के अंतर्गत जो है वो लोकेटेड कोल फील्ड हैं। नामचेक अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत एंड द कालाकोट इन जम्मू एंड कश्मीर जहां से जो है वो कोल एक्सकेवेटेड जो है वो किया जाता है। गोंडवाना कोल जो है वो कहां, दे आर मोर देन द 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड के ये गोंडवाना लैंड की जो कोल फील्ड है वो 200 मिलियन ईयर्स एगो पहले जो है उनका फॉर्मेशन हुआ था। दे आर मेड इन प्रोड्यूसर एंड प्रोड्यूस द गुड क्वालिटी ऑफ कोल इन इंडिया कि यहाँ से जो भी कोल हमें मिलता है उसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी है। इंडिया के अंतर्गत जो है आप देख सकते हैं ये हमारा पेनिनसुला प्लेट्यूज है और इन पेनिनसुला प्लेट्यूज के अंतर्गत जो है वो किन किन एरियाज में जो है वो हमें कोल मिलता है। दे आर इंपोर्टेंट metallurgical coal resources situated in the Damodar Valley, Jharia, Raniganj, Bokaro and Godavari, Mahanadi, Son and Varda valleys। इन एरियाज के अंतर्गत जो है ये रिसोर्सेज कोल रिसोर्सेज जो है वो सिचुएटेड है। टर्शियरी यूज एज का जो है वो कोल फील्ड they are only 55 million years of age and they are the minor producer and produce the low quality of coal in India। कि इनका एरिया जो है वो एक तो कम है, साथ ही साथ इनका फॉर्मेशन जो है वो आज से करीबन जो है वो 55 मिलियन ईयर से अबव होगा। इनकी क्वालिटी भी जो है वो लो लेवल की है और कम ही जो है वो इंडिया में प्रोड्यूस होता है। टर्शियरी कोल एग्जिस्ट इन अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम एंड नागालैंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। ये मोस्टली जो है वो टर्शियरी एज का जो कोल है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंतर्गत जो है वो हमें मिलता है। द ब्राउन कोल और लिग्नाइट, लिग्नाइट भी एक तरह का जो है वो कोल का जो है वो टाइप्स है जिसको कलर की वजह से जो है वो ब्राउन कोल कहते हैं। अकर इन द कोस्टल एरिया ऑफ तमिलनाडु, पुदुचेरी, गुजरात एंड जम्मू एंड कश्मीर। कि ये तमिलनाडु, पुदुचेरी, गुजरात और जम्मू एंड कश्मीर के कोस्टल एरिया से जो है वो हमें मिलता है। कोल माइनिंग इन टर्शियरी एज ऑफ इंडिया, ये नॉर्थ ईस्टर्न जितने भी स्टेट्स हैं उन स्टेट्स के अंतर्गत जो है वो टर्शियरी एज का जो कोल है वो हमें मिलता है। क्लासिफिकेशन है टाइप ऑफ कोल ऑन द बेसिस ऑफ द कार्बन कंटेंट, यानी कि उनकी क्वालिटी के बेसिस पे उनमें कितनी कार्बन की क्वांटिटी है उसके बेसिस पे जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ द कोल किया गया कि जिसके अंतर्गत कार्बन की क्वालिटी या कार्बन क्वांटिटी जो है वो सबसे ज्यादा होती है वो अच्छी क्वालिटीज का जो है वो कोल माना जाता है, जिसमें कम होती है वो लोअर क्वालिटीज का जो है वो माना है। तो इसमें पहला है एंथ्रेसाइट। It is the best quality of the coal which carried the 80 to 95% कार्बन कंटेंट। इसमें 80 से लेकर 95% तक जो है वो कार्बन कंटेंट होता है। It ignites slowly with a blue flame। ये बहुत धीरे धीरे जो है वो जलता है और ब्लू फ्लेम के साथ जो है वो जलता है, यानी कि इसमें जो है वो जो धुआं होता है वो बहुत कम निकलता है क्योंकि इसमें रेडिशियल मटेरियल जो है इन्वॉल्व नहीं होता है। It has the highest calorific values। इसके अंदर जो है वो
हीटिंग करने की जो है वो वैल्यू जो है वो सबसे ज्यादा होती है, यानी कि आपको हीट जो है वो सबसे ज्यादा प्रोवाइड कराता है। इट फाउंड इन स्मॉल क्वांटिटी इन जम्मू एंड कश्मीर, कि ये बहुत ही कम मात्रा में मिलता है, मोस्टली जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में। ये आप देख सकते हैं, इसका जो है वो फोटो है, जो बिल्कुल एक स्टोन की तरह जो है होता है, बहुत ही हार्ड होता है। फिर है बिटुमिनस। It carries 60 to 80% कार्बन कंटेंट एंड ए लो लेवल ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट, कि इसमें जो है वो कार्बन के साथ साथ कुछ लेवल में जो है वो मॉइस्चर भी रहता है, वाटर वेपर जो है उसके साथ इन्वॉल्व रहता है। तो अब देखिए, इसमें मॉइस्चर है तो जब भी ये फ्लेम जलाएगा तो जलाने पर जो है ये धुआं प्रोवाइड कराएगा। Widely used and in high calorific values, it is found in Jharkhand, West Bengal, Odisha, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश के। ये मोस्टली जो है इन स्टेट्स के अंतर्गत जो है वो मिलता है, और इसका जो टाइप है वो इस तरह का होता है। फिर है लिग्नाइट। इट इज द ऑफ्टन ब्राउन इन कलर। लिग्नाइट जो है वो ब्राउन कलर में होता है एंड कैरी टू 40 to 60% कार्बन कंटेंट। इट इज एन इंटरमीडिएट स्टेज व्हिच हैपन ड्यूरिंग द अल्टरेशन ऑफ द वुडी मैटर इनटू कोल, के ये जो है एक इन दो हाई क्वालिटीज के बीच का जो है वो कोल क्वालिटी है, जिसका फॉर्मेशन जो है वो मोस्टली वुडी मैटर का जो है वो कोल के रूप में जो है वो फॉर्मेशन के रूप में हुआ है। इट हैज हाई मॉइस्चर कंटेंट। इट्स गिव स्मोक व्हेन द बर्न, कि जब ये जलता है तो ये धुआं प्रोवाइड कराता है। इट फाउंड इन राजस्थान, लखीमपुर, आसाम के अंतर्गत एंड तमिलनाडु, इन स्टेट के अंतर्गत जो है वो ये लिग्नाइट कोयला जो है वो मिलता है। तमिलनाडु के अंतर्गत जो है वो नवेली जो है वो लिग्नाइट कोयले के लिए फेमस है। ठीक उसी तरह से जो है वो राजस्थान के अंतर्गत जो है बीकानेर पुलाना जो है वो लिग्नाइट कोयले के लिए जो है वो फेमस है। ये इस तरह का लकड़ी के टाइप का जो है वो दिख रहा है लिग्नाइट कोयला। फिर है प्लेट कोयला। इट हैज लेस देन 40% ऑफ द कार्बन कंटेंट, यानी कि इसमें 40 से भी कम जो है वो कार्बन कंटेंट होता है। इट इज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रॉम वुड टू कोल। ये अपनी जो स्टेज जो है वो उसको रिप्रेजेंट करता है कि ये कि वुड से जो है वो कोल के रूप में ट्रांसफॉर्मेशन की जो फर्स्ट स्टेज है कि जिसमें वो कन्वर्ट होता है, उस स्टेज को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। एंड बर्न लाइक वुड, और ये जो है वो एक वुड की तरह जो है वो बर्न करता है। फिर है दूसरा पेट्रोलियम। इट इज यूज्ड एन एसेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी इन ऑल इंटरनल कॉम्बस्टन इंजन। जितने भी पेट्रोल से चलने वाले जो इंजन है उन सभी में जो है इसका यूटिलाइज किया जाता है। वो ऑटोमोबाइल्स हो सकता है, रेलवे हो सकता है, एयरक्राफ्ट हो सकता है। It is also used a raw material in petrochemical industries. Petrochemical industries के अंतर्गत जो है इस क्रूड ऑयल का जो है वो रॉ मटेरियल के रूप में जो है यूटिलाइज किया जाता है टू प्रोड्यूस फर्टिलाइजर, सिंथेटिक्स, रबर, सिंथेटिक फाइबर, मेडिसिन्स, वैक्सीन, लुब्रिकेंट्स, वैक्स शॉप एंड कॉस्मेटिक एक्सेट्रा। कि इस पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज के द्वारा जो है जिसमें पेट्रोलियम को एज ए रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है, तो उसके द्वारा जो है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज के द्वारा फर्टिलाइजर, सिंथेटिक रबर, फाइबर जो है वो मेडिसिन, वैक्सीन जो सर्दियों में हम लगाते हैं, विंटर सीजन में लुब्रिकेंट जो ऑयल होता है, ग्रीस होता है, वैक्स ऑफ जो है वो मोम के जो साबुन होते हैं वो, और कॉस्मेटिक्स जो सामान है वो इससे बनाया जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लिक्विड गोल्ड ड्यू टू द स्कार्सिटी एंड डिफरेंट यूजेज, क्योंकि एक तो ये ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है वो पेट्रोलियम बहुत ही कम है, साथ ही साथ जो है वो इसके जो मिलने की जो पॉसिबिलिटीज है जहाँ ऑल ओवर वर्ल्ड में जहाँ मिलता है तो उसके अलग अलग एरियाज में जो है ये मिलता है, साथ ही साथ इसके कई तरीके के जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ यूजेज है। यानी कि केवल जो है वो पेट्रोलियम का एज ए मोटर व्हीकल के रूप में ही जो है वो यूटिलाइज नहीं किया जाता, बल्कि दूसरे भी कई तरीके के जो है वो यूजेस होते हैं। क्रूड ऑयल इज फाइंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स, कि फॉसिल फ्यूल को या क्रूड ऑयल को मोस्टली जो है ये सेडिमेंट्री रॉक्स के अंतर्गत जो है वो मिलता है, और टर्शरी एज। बिफोर इंडिपेंडेंस
कि आजादी से पहले जो है डिगबोई वाज द ओनली क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन इन इंडिया। इंडिया में एक ही प्लेस था जहां से जो है वो क्रूड ऑयल प्रोड्यूस किया जाता था, वो डिगबोई था। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1956 ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन वाज सेट अप। इंडिया के अंतर्गत जो है वो क्रूड ऑयल का एक्टिवेटेड करने के लिए जो है वो एक कमीशन बनाया गया 1956 के अंतर्गत, जिसे ONGC नाम दिया गया। एंड सिनेरियो चेंज आफ्टर इट, और ये बनने के बाद जो है वो इंडिया की पेट्रोलियम प्रोड्यूसर के अंतर्गत जो है वो उसकी कंडीशन जो है वो चेंज हो गई। In recent year, new oil deposits have been found at the extreme western and eastern part of the country। के वर्तमान में जो है वो इंडिया के वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट में दोनों ही तरफ जो है वो न्यू ऑयल डिपोजिट फील्ड जो है वो हमने डिस्कवर जो है वो किए हैं, और काफी ज्यादा जो है वो एक्टिवेटेड भी होता है। जैसे मुंबई हाई एरिया जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो अब प्रोड्यूस करता है। वेस्टर्न ईस्टर्न साइड के अंतर्गत जो है वो गोदावरी और आंध्र प्रदेश का जो कोस्टल एरियाज है, जहाँ पे एक न्यू ऑयल फील्ड का जो है वो पता किया है, जिसे रवा फील्ड जो है वो नाम दिया गया है। Oil field in Eastern India, Assam is the oldest oil producing states of the East India. Major oil field Assam are, कि असम के अंतर्गत जो है वो कौन कौन से ऑयल फील्ड है जहाँ से ऑयल को जो है वो क्रूड ऑयल को एक्टिवेटेड किया जाता है। डिगबोई जो सबसे ओल्डेस्ट है इंडिया का, फिर नाहरकटिया लोकेटेड इन द साउथ वेस्ट ऑफ डिगबोई, एंड मोरान आर द अदर मेजर ऑयल फील्ड ऑफ असम। ऑयल फील्ड इन द वेस्टर्न इंडिया, दिस इंक्लूड, इसके अंतर्गत जो है वो ऑयल फील्ड ऑफ गुजरात। गुजरात प्रोड्यूस अबाउट 80% ऑफ द टोटल ऑयल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया। द मेजर ऑयल फील्ड ऑफ गुजरात आर अंकलेश्वर, कलोल, मेहसाणा, नवागांव। मोस्टली जो है ये एरिया जो है वो क्रेम्बे की खाड़ी, जो गल्फ ऑफ क्रेम्बे जो है खंबात, उस एरियाज में जो है वो ये लोकेटेड है। ऑफशोर ऑयल फील्ड ऑफ मुंबई हाई, ऑफशोर का मतलब होता है समुद्र के किनारे से दूर, इंटीरियर पार्ट ऑफ द सी के अंतर्गत होता है, तो उसको बोलते हैं ऑफशोर। तो इसमें मुंबई हाई जो है सबसे ज्यादा जो है वो प्रोड्यूस करने वाला है। द लार्जेस्ट मिनरल ऑयल डिपॉजिट ऑफ द इंडिया आर फाउंड इन द ऑफशोर सी नियर मुंबई हाई। 63% जो है वो इसके द्वारा प्रोड्यूस किया है। मुंबई हाई विच लाई इन 160 किलोमीटर ऑफ मुंबई वाज डिस्कवर्ड इन 1973 एंड प्रोडक्शन स्टार्टेड इन 1976 के अंतर्गत जो है वो प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, जबकि इसको डिस्कवर किया जो है वो 1973 के अंतर्गत डिस्कवर किया। कौन कौन से रिवर बेसिन है जहां पे जो है वो ये क्रूड ऑयल मिलता है? और तो ऑयल एंड नेचुरल कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी बेसिन। ऑयल एंड नेचुरल गैस हैव बीन फाउंड इन एक्सप्लोरेटरी वेल इन कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी बेसिन ऑन द ईस्ट कोस्ट। ईस्ट कोस्ट एरियाज के अंतर्गत जो है इन रिवर वैलीज के अंतर्गत जो है वो हमें क्रूड ऑयल मिलता है। क्रूड ऑयल which is extracted from the well contain many impurity and cannot be used directly। कि जब हम क्रूड ऑयल को जो है वो निकालते हैं तो इसमें कई तरह की जो है इम्प्योरिटी यानी कि अशुद्धियां होती है, उसमें कई सारे जो है वो दूसरे मिनरल्स जो है वो मिले हुए होते हैं, तो इसको डायरेक्टली हम यूज नहीं करते हैं, तो इसके लिए हम इसको रिफाइन करते हैं, और रिफाइन करने के बाद जो है इसको यूटिलाइज किया जाता है। तो रिफाइन जब करते हैं तो इसके अलग अलग बाय प्रोडक्ट जो है वो हमें मिलते हैं। दिस क्रूड ऑयल इज रिफाइंड इन रिफाइनरीज। There are the two type of oil refineries in India। इंडिया के अंतर्गत जो है वो ऑयल रिफाइनरीज भी दो तरह की है। एक फील्ड बेस्ड रिफाइनरीज कि जहां पे क्रूड ऑयल जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, उसी एरिया के अंतर्गत जो है वो रिफाइनरीज को एस्टैब्लिश किया गया है। जैसे डिगबोई इज एन एग्जांपल ऑफ फील्ड बेस्ड रिफाइनरी। फिर मार्केट बेस्ड रिफाइनरीज, ऐसे एरिया जहां पे जो है वो नीड ऑफ द पेट्रोलियम जो है वो ज्यादा है, तो उन एरिया में जो है रिफाइनरीज को जो है वो एस्टैब्लिश किया जाता है। तो ऐसी रिफाइनरीज को जो है वो हम मार्केट बेस्ड रिफाइनरीज कहते हैं। बरौनी बिहार में इज एन एग्जांपल ऑफ द मार्केट बेस्ड रिफाइनरी। देयर आर द 23 रिफाइनरीज इन इंडिया एज टू जून 2019। वर्तमान में जो है वो लगभग
26 जो है वो इंडिया में रिफाइनरीज हैं। इंडिया में जो है वो पेट्रोलियम रिजर्व एरिया जो है वो कौन कौन से हैं? तो एक नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज, पूरा का पूरा जो है वो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, और ईस्टर्न कोस्ट के अंतर्गत और वेस्टर्न कोस्ट के अंतर्गत जो है वो ये एरिया जो है ऑयल प्रोड्यूस या रिजर्व डिपोजिशन एरियाज हैं। फिर है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज फाउंड विद द पेट्रोलियम डिपॉजिट एंड इज रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्राउट टू द सरफेस। कि जब हम क्रूड ऑयल को निकालते हैं तब उसी के साथ जो है ये नेचुरल गैस भी जो है वो निकलती है। किसी किसी एरिया में रहती है, किसी एरिया में जो है वो क्रूड ऑयल ही रहता है, क्योंकि ये अपने वेट में लाइट होती है तो क्रूड ऑयल से जो है वो ऊपर रहती है, जबकि नीचे क्रूड ऑयल रहता है। तो क्रूड ऑयल निकालते समय ये भी जो है वो निकलती है। वन रीजन नेचुरल गैस इज कॉल्ड क्लीन इज बिकॉज इज इमिट 45% लेस कार्बन डाइऑक्साइड देन कोल। इसको जो है वो नेचुरल के एनवायरनमेंट के लिए जो है वो फिर भी ठीक माना जाता है, क्योंकि ये कोल के कंपैरिजन में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सपेक्ट कम करता है, अबाउट 30% लेस देन ऑयल, जबकि पेट्रोलियम से ये 30% जो है वो कम कार्बन को इमेजेंस करता है, एंड अबाउट 50% लेस देन वुड, जबकि लकड़ी के वुड के कंपैरिजन में जो है ये 15% जो है वो लेस कार्बन इमेजेंस करता है। इट इज एक्सट्रीमली एफिशिएंट व्हेन इट बर्न प्रोड्यूसिंग हीट, वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फिर इट कैन बी यूज ए डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। एक हम डोमेस्टिक के रूप में भी यूज करते हैं इसका, और इंडस्ट्रियल यूज। डोमेस्टिक के रूप में जो है वो हम एज ए मोटर व्हीकल के रूप में जो बाइक के लिए, कार के लिए यूज करते हैं, और साथ ही साथ एलपीजी के रूप में जो है वो किचन में हम यूटिलाइज करते हैं। इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में जो है वो इंडस्ट्रीज के अंतर्गत जो है वो एनर्जी या पावर को जो है वो जनरेट करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन पावर सेक्टर, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड और फॉर हीटिंग पर्पज इन इंडस्ट्रीज, एज ए रॉ मटेरियल इन केमिकल, पेट्रोकेमिकल एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज। तो इन इंडस्ट्रीज के अंतर्गत जो है एज ए रॉ मटेरियल के रूप में जो है वो यूटिलाइज किया जाता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, CNG इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इज गेनिंग वाइड पॉपुलैरिटी एज फ्यूल फॉर व्हीकल। वर्तमान में जो है वो CNG की एज ए व्हीकल फ्यूल के रूप में काफी पॉपुलैरिटी जो है वो बनी है। डिस्ट्रीब्यूशन के गैसेस जो है वो कहां मिलते हैं? The Gas Authority of India Limited was set up in 1984 as public sector undertaking to transport and market natural gas. India's major gas reserves are found in the Mumbai High and Cambay Basin. मुंबई के पास में जो है वो कैम्बे बेसिन के अंतर्गत जो है वो इसके रिजर्वेयर जो है वो मिलते हैं। Along the eastern coast, new reservoir natural gas have been discovered in the Krishna Godavari basin as well as Tamil Nadu, Odisha and Andhra Pradesh, Tripura, Rajasthan and offshore well in Gujarat and Maharashtra। यानी कि इन एरियाज के अंतर्गत जो है वो हमें नेचुरल गैस के रिजर्वर जो है वो प्राप्त हुए हैं या डिस्कवर हुए हैं। ये आप देख सकते हो रिजर्वेयर ऑफ द नेचुरल गैसेस के जो है वो कहाँ है। ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो गुजरात और महाराष्ट्र जो ये जो है वो कर्नाटका का जो ऑफशोर एरिया जो है वो रिजर्वेयर के रूप में है। ये जो है वो इंडिया के अंतर्गत जो है वो पाइपलाइंस है जो है जहां से जो है वो क्रूड ऑयल को जो है वो ले जाया जाता है। ये नॉर्थ ईस्ट के अंतर्गत जो है वो कोल फील्ड और ऑयल फील्ड है। रेड कलर के जो है वो हमारे ऑयल फील्ड है और ब्लैक कलर के जो है वो हमारे कोल फील्ड है। फिर है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्टिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर इन मैकेनिकल एनर्जीज इज टर्म एज हाइड्रोलॉजिकल ड्रिवन एनर्जी। कि जब किसी काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर की गति को, मूवमेंट को, स्पीड, वेलोसिटीज को जो है वो हम एज ए जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी के रूप में जो है कन्वर्ट करते हैं तो उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं।
हाइड्रो पावर इन द चीपेस्ट एंड क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, कि ये जो है सबसे सस्ता है, यद्यपि फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेशन करने में जो है वो काफी एक्सपेंसिव रहता है, लेकिन एक बार जो है वो एस्टेब्लिश हो जाता है तो ये कंटिन्यूसली जो है वो हमें एनर्जी जो है वो प्रोवाइड कराता रहता है। साथ ही साथ जो है वो क्लीनेस्ट है, किसी भी तरह के इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेंट जो है वो नहीं करता है। बट देयर आर द मेनी इन्वायरमेंटल एंड सोशल इश्यूज एसोसिएटेड विद इट, इट यूजुअली अकर व्हाइल द कंस्ट्रक्टिंग बिग डैम। लेकिन जब हम रिजर्वेयर बनाते हैं कंटिन्यूसली फ्लो ऑफ द वाटर के लिए, तो उस समय कई सारी जो है वो सोशल प्रॉब्लम्स या इश्यूज जो है वो क्रिएट होते हैं। लाइक टेरी बांध जो है, डैम जो है उसकी हाइट को बढ़ाने के चक्कर एवज में जो है वो मूवमेंट हुआ। उसी तरह से जो है वो नर्मदा रिवर पे जो है वो नर्मदा सरदार सरोवर के डैम के रूप में जो है वो बनाया गया, तो उसकी हाइट जो है वो बढ़ाई गई, तो उसकी वजह से मेगा पार्टिकल जी द्वारा जो है वो उसके जो वहाँ के लोग हैं उनको जो है वो रिप्लेस किया गया, तो उसके उनके अनुदान के लिए जो है इन्होंने मूवमेंट किया। सब मेजर हाइड्रो पावर प्लांट इन इंडिया आर सिद्रापोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशन वेस्ट बंगाल वाज द फर्स्ट पावर स्टेशन, के सिद्रापोंग क्षेत्र जो है वो पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जो है वो स्टैब्लिश किया गया। फिर द टेरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर उत्तराखंड के अंतर्गत हाईएस्ट, इसके जो है कि एक तो बड़ा है, साथ ही साथ जो है ये सबसे ऊंचा है, हाइट इसकी जो है वो ज्यादा है। इसी तरह से जो है वो सरदार सरोवर डैम जो नर्मदा रिवर पर बताया गया गुजरात के अंतर्गत जो है वो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कॉन्क्रीट डैम है, ठीक है, सीमेंटेड जो है उससे बनाया गया आरसीसी। हाइड्रो पावर कैसे जो है वो प्रोड्यूस होता है, ये डैम बनाया गया और इस डैम से जो है वो हमने वाटर का फ्लो किया गया, तो ये काफी रैपिडली स्पीड से आता है। यहाँ पे जो है ये टरबाइन लगी गई है, तो टरबाइन जो है ये घूमती है, तो ये घूमती है तो इसके ऊपर जो है वो डायनेमो लगा हुआ होता है। ये डायनेमो जो है वो इस मैकेनिकल एनर्जीज को जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जीज में कन्वर्ट करता है, फिर इसको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज वे सोर्सेज जो हमने जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है वो डेवलप किया गया। इंडिया इज ब्लेस्ड विद एविडेंस ऑफ द सनलाइट, वाटर, विंड एंड बायोमास। के इंडिया के अंतर्गत जो है वो सनलाइट पूरे साल भर जो है वो रहती है, ऑल ओवर वर्ल्ड रहती है। वाटर अवेलेबिलिटी जो है रेनी सीजन्स के अंतर्गत बहुत ज्यादा है। विंड जो है डेजर्ट एरिया के अंतर्गत जो है वो विंड का फ्लो जो है वो बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के जो है वो फ्लो करता रहता है। और बायोमास जो प्लांट्स एंड एनिमल्स के द्वारा जो प्रोडक्ट मिलता है वो बायोमास है। दे आर द रिन्यूएबल एनर्जीज, के ये जो एनर्जी है वो रिन्यूएबल एनर्जी है। कौन से? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स लाइक द सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जीज के बारे में हमने पढ़ा, जियोथर्मल एंड बायोमास एनर्जी। दिस एनर्जी सोर्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑल ओवर सरफेस पे जो है ये फैले हुए मिलते हैं। दे प्रोवाइड सस्टेनेबल, सस्टेनेबल का मतलब होता है कि अर्थ की सरफेस पे जो है ये कंटिन्यूसली जो है वो अवेलेबल रहते हैं। सनलाइट खत्म नहीं होगी, एयर जो है वो खत्म नहीं होगी, विंड जो है वो कंटिन्यूसली ब्लो करती रहती है। इको फ्रेंडली है क्योंकि किसी भी तरह का कोई इन्वायरमेंटल पोल्यूशन नहीं करती है, और चीप एनर्जी है कि सस्ते लेवल पे जो है वो आपको एनर्जी जो है वो प्रोवाइड होती है इसके द्वारा। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स विल प्रोवाइड बोथ सस्टेन्ड एनर्जी, ये सबसे ज्यादा जो है वो आपको सस्टेन करने के लिए या अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए अवेलेबल होती है, प्रोवाइड करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसमें हम एटॉमिक एनर्जी मिनरल्स का जो है वो यूटिलाइज करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी हैज इमर्ज एज ए वायबल सोर्स इन द रिसेंट टाइम, ये रिसेंट टाइम में जो है इसका काफी जो है वो प्रोडक्शन बढ़ा है। इंपॉर्टेंट मिनरल यूज इन जनरेटिंग ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी आर द यूरेनियम एंड थोरियम। ये दो ऐसे मिनरल्स हैं जिनके द्वारा जो है हम न्यूक्लियर एनर्जी को जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। अब ये मिनरल्स कहाँ मिलते हैं? तो इट इज फाउंड इन धारवाड़ रॉक सिस्टम। हमने पहले पढ़ा था कि साउथ के अंतर्गत जो है वो गोंडवाना है, तो वहां पे कोल मिलता है, जबकि धारवाड़ की रॉक्स है वहां पे हमें जो है वो
ये यूरेनियम एंड थोरियम मिलते हैं। इंपॉर्टेंट रीजन आज झारखंड अलोंग द सिंहभूमि कॉपर बेल्ट, सिंहभूमि कॉपर बेल्ट है, उसके साथ साथ जो है वो हमें न्यूक्लियर एनर्जी के सोर्स के मिनरल्स भी मिलते हैं। राजस्थान, उदयपुर, अलवर, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट्स, राजस्थान के अंतर्गत जो है इन डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जो है वो हमें मिनरल्स मिलते हैं। ये छत्तीसगढ़ के जो है वो दुर्ग डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र के अंतर्गत जो है वो भंडारा डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट एंड थोरियम डिपॉजिट इन इंडिया के इन एरियाज के अंतर्गत जो है वो हमें यूरेनियम मिलता है। अब थोरियम के अंतर्गत जो है वो कौन कौन से डिपॉजिट, इट इज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम द मोनोजाइट, ये मोनोजाइट जो होती है उससे जो है वो हमें मिलता है, और इल्मेनाइट से जो है वो मिलता है इन द बीच सैंड, जो समुद्र के किनारे की जो सैंड होती है उस सैंड के अंतर्गत जो है वो मोनोजाइट और इल्मेनाइट जो है वो मिलता है, तो उससे जो है वो हम थोरियम जो है वो जनरेट करते हैं, निकालते हैं। इन इंडिया इट इज फाउंड इन द वेरी फ्यू प्लेस, इंडिया में ये बहुत ही कम प्लेसेस पे जो है वो डिपॉजिट है या मिलती है। देयर आर द 3 स्टेट हैव द वर्ल्ड रिचेस्ट मोनोजाइट डिपॉजिट, दीज आर केरल, पलक्कड़, कोलान डिस्ट्रिक्ट, केरल के अंतर्गत जो है वो पलक्कड़ और कोलान डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत जो है वो विशाखापट्टनम में मिलता है, एंड उड़ीसा के अंतर्गत जो है वो महानदी रिवर डेल्टा में हमें जो है ये थोरियम मिलता है। एटॉमिक एनर्जी कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1948, प्रोग्रेस कुड बी मेड ओनली आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ एट ट्राम्बे, ठीक है। ट्राम्बे के अंतर्गत जो है वो एटॉमिक एनर्जी का इंस्टीट्यूट जो है वो एस्टैब्लिश किया, तब इस एटॉमिक एनर्जी का जो है वो डेवलपमेंट ज्यादा हुआ है। इन 1954 व्हिच वाज द रीनेम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इन 1967, होमिर जागिर भाभा जिन्होंने एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत काफी अपना कंट्रीब्यूट किया, तो फिर उनकी डेथ के बाद जो है उनके नाम पे जो है इसका नाम रख दिया गया। इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट इन इंडिया, इंडिया के अंतर्गत जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो कहाँ है, तो इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है तारापुर इन महाराष्ट्र, रावतवाड़ा नियर कोटा इन राजस्थान, कलपक्कम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, कैगा कर्नाटका एंड काकरापाड़ इन गुजरात। इन एरियाज के अंतर्गत जो है एटॉमिक पावर के जो है वो रिसोर्सेज है, स्टेशंस है। नरोरा ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है, राजस्थान के अंतर्गत रावतभाटा कोटा के पास, गुजरात के अंतर्गत जो है वो काकरापाड़, और महाराष्ट्र के अंतर्गत जो है वो तारापुर, और कर्नाटका के अंतर्गत जो है वो कैगा, एंड मद्रास तमिलनाडु के अंतर्गत जो है वो एटॉमिक पावर, एंड और है इसका कुड्डुकुलम पावर प्लांट। इस तरह का जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर इस तरह का रहता है। फिर है सोलर एनर्जी। इंडिया इज ए ट्रॉपिकल कंट्री, सो सनलाइट इज एविडेंटली अवेलेबल इन ऑल द पार्ट ऑफ कंट्री एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। कि हमारा इंडिया जो कंट्री है वो ट्रॉपिकल कंट्री है, यानी कि ट्रॉपिकल रीजन्स के अंतर्गत जो है वो लोकेटेड है, तो इस वजह से जो है ट्रॉपिकल रीजन में जो है वो सनलाइट कंटिन्यूसली जो है वो अवेलेबल होती है। नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज के अंतर्गत जो है यहाँ पे रेनी सीजन जो है वो ज्यादा रहता है, तो मोस्टली जो है वो क्लाउडनेस रहता है। सनरेज ट्रैप्ड इन फोटोवोल्टिक सेल, जो सोलर प्लेट होती है उसको हम फोटोवोल्टिक सेल बोलते हैं। जो सोलर एनर्जी आ रही है उस सोलर एनर्जी को जो है वो फोटोवोल्टिक सेल जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्टेड इनटू एनर्जी नाउन एज सोलर एनर्जी। इट हैज द इनॉर्मस पॉसिबिलिटीज ऑफ टैपिंग सोलर एनर्जी, कि हमारे पास जो है वो बहुत सारी जो है वो इस एनर्जीज को प्रोड्यूस करने की पॉसिबिलिटीज अवेलेबल है। Photovoltaic technology converts sunlight directly into electricity. Solar energy is fast becoming popular in rural and remote. Solar energy is 7% more effective than the coal and oil-based plant and 10% more than effective in nuclear power plant. कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के कंपैरिजन में जो है ये 10% जो है वो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। साथ ही साथ
और ऑयल और कोल बेस जो है एनर्जी है उससे जो है कोल से कंपैरिजन में ये 7% जो है वो ज्यादा एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस। और रूरल एरियाज के अंतर्गत जो है ये काफी पॉपुलर है, क्योंकि रूरल एरियाज के अंतर्गत जो है वो इलेक्ट्रिसिटीज जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीज है गवर्नमेंट के द्वारा जो सप्लाई है वो सभी रिमोट विलेजेस के अंतर्गत जो है वो अवेलेबल नहीं, हिली एरियाज हो गया। तो ऐसे एरियाज के अंतर्गत जो है सोलर एनर्जी जो है एक बेस्ट ऑप्शन है। सोलर एनर्जी यूज फॉर द कुकिंग, वाटर हीटिंग एंड स्पेस हीटिंग। सोलर कुकर, वाटर पंप्स, रोड लाइट्स, टेलीफोन एक्सेट्रा आर बीइंग ऑपरेटेड बाय सोलर एनर्जी। के इनके द्वारा सोलर एनर्जी के द्वारा इनको ऑपरेट किया जा सकता है। रोड पे आपने देखा होगा कि जो ट्रैफिक लाइट होती है मोस्टली आजकल जो है वो सारी सोलर एनर्जी से जो है वो चलती है। ये सोलर प्लेट्स, ये जो है वो विंड एनर्जीज है, ठीक। ये ओशियंस है, ओशियंस के अंतर्गत जो है वो टाइड या वेव्स जो होती है ओशियनिक करंट्स उनके द्वारा भी जो है वो एनर्जी को जनरेट किया जाता है। यहाँ पे जो है वो विंड के द्वारा जो है वो एनर्जी को जनरेट किया हुआ है दिखाया जाता है। और यहाँ सोलर फोटोवोल्टिक सेल है जिसके द्वारा जो है वो हम सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। इंडिया के अंतर्गत जो है वो कहाँ सोलर एनर्जीज के सोर्सेज जो है वो लगे हुए हैं, तो ये वो कंट्रीज है, सिटीज है, सॉरी। फिर है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी इज एब्सोल्युटली पॉल्यूशन फ्री। विंड एनर्जी भी जो है वो पॉल्यूशन फ्री है। एन एग्जिस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इट काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड थ्रू द टरबाइन इन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। के टरबाइन के द्वारा जो है काइनेटिक एनर्जीज को जो है वो हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि जो पंखा घूमता है तो वो पंखा जो है वो काइनेटिक एनर्जी है, उसके पीछे जो है वो डायनेमो लगा हुआ होता है जो काइनेटिक एनर्जी को जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। द परमानेंट विंड सिस्टम सच एज द ट्रेड विंड। परमानेंट विंड्स के बारे में पढ़ा होगा आपने कि ट्रेड विंड्स हो गया, वेस्टर्ली ईस्टर्ली विंड हो गया, आपके पोलर विंड्स हो गई, ये ऐसी विंड्स है जो परमानेंट विंड्स है। तो इन विंड्स के एरियाज के अंतर्गत जो है विंड रेन को जो है वो एस्टेब्लिश किया जा सकता है ताकि हमें कंटिन्यूस जो है वो एनर्जी मिलती रहे। वेस्टर्लीज हो गया, सीजनल विंड हो गया, लाइक द मॉनसून हैव बीन द यूज्ड टू सोर्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। बिसाइड्स दिस लोकल विंड, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज कैन आल्सो बी यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। के लोकल विंड है, कोस्टल एरियाज के अंतर्गत जो लैंड ब्रीज चलती है या सी ब्रीज चलती है, रात के समय में अलग डायरेक्शन, दिन के समय में अलग डायरेक्शन वैसे रहता, तो उन एरियाज के अंतर्गत जहाँ विंड कंटिन्यूसली फ्लो करती है उन एरियाज में विंड एनर्जीज को जो है वो प्रोड्यूस किया जा सकता है। इंडिया ऑलरेडी स्टार्टेड जनरेटिंग विंड एनर्जी इन राजस्थान, गुजरात, Maharashtra and Karnataka favorable conditions for wind energy। के विंड एनर्जी के द्वारा जो है इन स्टेट्स के अंतर्गत जो है वो एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा रहा है। ये विंड वैन है जिसके द्वारा जो है वो विंड एनर्जीज को जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। फिर है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी इज ए फॉर्म ऑफ हाइड्रो पावर एनर्जी। ये भी एक हाइड्रो एनर्जी का ही जो है वो टाइप्स है। that exercise energy of the oceanic tides to generate electricity। के ओशियंस के अंतर्गत जो भी टाइड आते हैं, ओशियनिक करंट्स आती है, तो उन ओशियनिक टाइड से वेव्स के जो मूवमेंट है उस मूवमेंट को जो है तो उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, और उस काइनेटिक एनर्जीज को जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जीज में कन्वर्ट करना। ओशियनिक करंट आर द स्टोर हाउस ऑफ द इन्फिनिट एनर्जी। कि जितनी भी ओशियनिक करंट्स है वो हमारे इस एनर्जी का इन्फिनिट सोर्स ऑफ एनर्जी है। Since the beginning of the 17th and 18th centuries, efforts were made to create a more efficient energy system from the tidal waves and ocean current। क्या ocean currents और tidal waves से जो है वो एनर्जी को क्रिएट करने के लिए जो है वो 17 और 18 सेंचुरीज के अंतर्गत जो है काम करना जो है वो स्टार्ट कर दिया था। Large tidal waves are known as occur along the west coast of India. Hence, India has a great potential for the development of
टाइडल एनर्जी, क्योंकि इंडिया की कोस्टल लाइन जो है वो काफी लंबी है, तो इंडिया के पास जो है वो टाइडल एनर्जीज को प्रोड्यूस करने की पोटेंशियलिटी जो है वो काफी ज्यादा है, पॉसिबिलिटी ज्यादा है। इन इंडिया गल्फ ऑफ खंबात, Gulf of Kutch in Gujarat and Gangetic Delta in Sundarban regions of the West Bengal provide ideal conditions for the utilizing tidal energy. वेस्ट बंगाल के अंतर्गत जो है वो दुर्गा दीवानी, जहाँ पे जो है सुंदरबन एरियाज के अंतर्गत जो है वो 3 मेगावाट का जो है वो टाइडल एनर्जीज को प्रोड्यूस करने का जो प्लांट इंप्लीमेंट किया गया है रनिंग में। According to the estimated of the Indian government, the countries has the potential of 8,000 megawatt of tidal energy. इंडिया के पास जो है वो इतनी एनर्जी को प्रोड्यूस करने की पोटेंशियलिटी है। This include about the 7,000 megawatt in the Gulf of Cambay in Gujarat and 1,200 megawatt in the Gulf of Kutch and 100 megawatt इन द गंगेटिक डेल्टा इन सुंदरबन रीजन ऑफ द वेस्ट बंगाल के इन एरियाज के अंतर्गत जो है हमारे पास इस टाइडल एनर्जीज को प्रोड्यूस करने की जो है वो पॉसिबिलिटीज है। ये टाइडल एरियाज की जो है वो के अंतर्गत जो है वो किस तरह से एनर्जी को जो है वो प्रोड्यूस किया जा सकता है, उसके लिए डायग्राम है। फिर है थर्मल, जियोथर्मल एनर्जी। जियो का मतलब होता है अर्थ, थर्मल का मतलब होता है हीट, कि अर्थ की जो हीट है उस हीट को जो है वो हम एनर्जी के रूप में जो है वो कन्वर्ट करते हैं, तो वो हमारे लिए कहलाता है जियोथर्मल एनर्जी। व्हेन द मैग्मा, सब जानते हैं वोल्केनिक इरप्शन होता है तो इंटीरियर पोर्शन से जो है वो मैग्मा बाहर आता है एज ए लावा के रूप में। इंटीरियर ऑफ कम आउट ऑन द सरफेस ट्रेमेंडस हीट, जिसमें बहुत सारी जो है वो हीट होती है, रॉक्स जो है वो अपने मेल्ट फॉर्म में होती है। दिस हीट एनर्जी कैन बी टैप्ड एंड कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस हीट को जो है वो हम टैप करके जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। मोर एवर द हॉट वाटर एंड द गुजर्स आउट थ्रू द गैसर, के कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे जो है वो लावा या मैग्मा जो है वो नहीं निकलता है, कंटिन्यूसली जो है वो हॉट स्प्रिंग्स, जिसको गीजर या गैजर कहते हैं, तो वहां से कंटिन्यू जो है वो गर्म पानी या गर्म गैसेस जो है वो निकलती रहती है। तो also used in generating of thermal energy is popular known as geothermal energy. The first successful 1890 attempt to tap the underground heat was made in the city of Boise. ठीक है, इडाहो यूएसए का जो है इडाहो शहर का एक सिटी है जिसका नाम है बोइस। तो वहां पे जो है वो पहला ऐसा प्लांट जो है वो इंप्लीमेंट किया गया जो अर्थ के इंटीरियर हीट को जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जीज में जो है वो कन्वर्ट किया गया। देयर इज अ हॉट वाटर पाइप नेटवर्क बिल्ट टू गिव हीट टू द सराउंडिंग बिल्डिंग्स। आसपास की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उन बिल्डिंग्स के अंतर्गत जो है वो हॉट वाटर पाइपलाइन जो है वो कनेक्ट किया गया ताकि सभी घरों को जो है वो गर्म पानी की अवेलेबिलिटी जो है वो होती है, और ये गर्म इंटीरियर हीट ऑफ द अर्थ से हो रहा है। The hot springs and the geyser are the being used since the medieval period. के medieval period से ही जो है इन hot springs और geysers का जो है वो यूटिलाइज किया गया जा रहा है। In India, geothermal energy plant has become a commissioned at मणिकर्ण in हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो मणिकर्ण में इस तरह के गैसेस का जो है वो यूटिलाइज जो है वो किया जाता है। देखा होगा आपने, वहाँ पे एक गुरुद्वारा है जहाँ जमीन से जो है वो गर्म पानी निकलता रहता है और वो लोग जो है वो उसमें बोरे में जो है वो चावल भर के जो है वो रख देते हैं पानी में, अपने आप उसमें जो है वो बॉईल होके पक जाते हैं। There are several hundred hot springs in India which could be used to generate electricity. कि इंडिया के अंतर्गत जो है ऐसे कई सारे सैकड़ों जो है वो हॉट स्प्रिंग है जिनका हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे पार्वती वैली नियर द मणिकर्ण इन हिमाचल प्रदेश एंड पुरका वैली इन लद्दाख, जहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स हैं जिनका यूटिलाइजेशन जो है वो एज ए इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में कर सकते हैं। ये है यहाँ पे इस तरह से जो है इंटीरियर हीट जो है वो आ रही है, यहाँ पे जो है वो टरबाइन लगा दी गई। ये टरबाइन जो है वो इस हीट की वजह से जो है वो घूमती है और घूमने से जो है वो एनर्जी जो है वो यहाँ जनरेट होती है, फिर इस एनर्जी को है वो ट्रांसमिट कर दिया जाता है।
फिर है बायो एनर्जी। बायो एनर्जी रेफर्स टू द एनर्जी ड्राइव फ्रॉम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, ठीक है, जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक जो मटेरियल्स होते हैं उनके द्वारा जो है वो प्रोड्यूस इंक्लूड्स एग्रीकल्चर रेजिड्यूज, जो एग्रीकल्चर से जो हमें अवशिष्ट पदार्थ निकलता है, म्युनिसिपल शहरी क्षेत्र नगरीय क्षेत्रों से जो अवशिष्ट पदार्थ निकलता है उससे, इंडस्ट्रियल एंड अदर वेस्ट। बायो एनर्जी इज पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी कन्वेंशन। कौन सा? वन सच प्रोजेक्ट कन्वर्टिंग म्युनिसिपल वेस्ट इनटू एनर्जी इन ओखला, दिल्ली। दिल्ली के अंतर्गत ओखला में जो है वो एक प्रोजेक्ट लगाया गया जिसमें सिटीज का जो भी वेस्ट मटेरियल आ रहा है उससे जो है वो एनर्जी को जनरेट किया। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी और गैस एनर्जी फॉर कुकिंग। तो इसके लिए जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी भी प्रोड्यूस की जा सकती है, हीट एनर्जी भी, और गैस भी जो है वो प्रोड्यूस बायोगैस के रूप में जिसे हम देखते हैं कुकिंग के लिए यूज होती है। इट विल आल्सो प्रोसेस द वेस्ट एंड गार्बेज एंड प्रोड्यूस एनर्जी। इसके अंतर्गत जो है वो वेस्ट और गार्बेज का यूटिलाइज करके जो है एनर्जी को प्रोड्यूस। इट रिड्यूस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। इससे जो है वो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जो है वो रिड्यूस हो जाता है। साथ ही साथ जो है इनहेंस सेल्फ रिलायंस एंड रिड्यूस प्रेशर ऑन फ्यूल वुड, के दूसरे जो फ्यूल्स रिसोर्सेज है उन पे प्रेशर को जो है ये कम करता है। ये बायो मास गैसिफिकेशन है, ठीक है, कि बायोगैस जो है वो कैसे प्रोड्यूस किया जा रहा है। ये फिर एक कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज एसेंशियल, कि इन रिसोर्सेज को जो है वो कंजर्व करना या प्रोटेक्ट करना क्यों जरूरी है, बचा के रखना क्यों जरूरी है। तो लिमिटेड अवेलेबिलिटी है, इंक्रीज कॉस्ट विद द इंक्रीज पॉपुलेशन। जैसे जैसे जो है वो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इनकी डिमांड बढ़ रही है, और डिमांड बढ़ती है तो इनकी प्राइस जो है वो भी बढ़ती है। लॉन्ग टाइम टू फॉर्म कि कुछ रिसोर्सेज जो है वो कन्वेंशनल रिसोर्सेज जो हमारे लिए लंबे समय तक अवेलेबल नहीं होंगे, तो इसलिए इनको लंबे समय तक मेंटेन रखने के लिए जो है वो कंजर्व करना जरूरी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, साथ ही साथ टू प्रिवेंट पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए भी जरूरी है। कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जो है ये इनके बीच में जो है वो वेरिएशंस हैं, ये डिफरेंसेस जो है क्या क्या है। तो हमने कन्वेंशनल रिसोर्सेज के बारे में भी पढ़ा और नॉन कन्वेंशनल के बारे में भी पढ़ा है। कौन कौन से वो जो है वो सोर्सेज है कन्वेंशनल, कौन कौन से है वो नॉन कन्वेंशनल है। स्टेप ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन, कि ऐसे क्या हम स्टेप ले जिससे रिसोर्सेज का जो है वो कंजर्वेशन हो। एडॉप्शन ऑफ रिन्यूएबल sources in place of existable resources like solar power, wind power, wave या tidal flow, thermal energies which can be saved or non-renewable resources for future generation। कि हम जो है वो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज का जो है वो यूटिलाइज करें जो रिन्यूएबल है, ताकि जो नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं उनको जो है वो बचाया जा सके ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए अवेलेबल हो सके। इन केस ऑफ मेटालिक मिनरल यूज ऑफ स्क्रैप मेटल, के मेटालिक मिनरल्स जो हम यूटिलाइज कर रहे हैं तो उसकी जगह पे उसका जो स्क्रैप जो है जो टूटे फूटे मेटल्स के रूप में रहते हैं तो उनका जो है वो रिन्यू किया जा सके। will enable the recycling of metal. Use scrap especially significant in metal like copper, lead, zinc, which India's reserve are less. कि जहाँ इंडिया के अंतर्गत उनके रिजर्वियर बहुत कम है तो ऐसे मिनरल्स को जो है वो हम रिसाइकलिंग के द्वारा यूटिलाइज करना चाहिए। Use of the substitute for the scarce metal may be also reduce their consumption. एक तो उसका कंजप्शन जो है उसको रिड्यूस किया जाए या फिर उन रिसोर्सेज जो हमारे पास बहुत ही कम है उसका कोई सब्स्टिट्यूट जो है वो निकाला जाए कि उसके प्लेस पे जो है वो दूसरा यूटिलाइज कर जाए। जैसे मोस्टली जो है वो फर्नीचर जो यूज करते हैं तो पहले जो है वो वुड का हो रहा था, आजकल जो है वो प्लास्टिक का हो गया, तो एक सब्स्टिट्यूट हो गया है। ठीक उसी तरह से जो है और भी कई सारी चीजें हैं जिनको हम रिप्लेस कर सकते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक scarce minerals must be reduced so that the existing reserve may be used for a long period.
कि एक्सपोर्ट ऐसे जो स्ट्रेटजी है हमारी कि जिसके अंतर्गत हम जो है जो स्कार्स मिनरल्स हैं उनको एक्सपोर्ट करने की बजाय जो है एक्सपोर्ट को जो है वो रिड्यूस किया जाए ताकि वे रिजर्व हमारे लिए जो है वो लंबे टाइम के लिए अवेलेबल रहे। कंट्रोल ऑन वेस्ट के मिनरल्स को वेस्ट करने पर जो है वो कंट्रोल किया जा सके। इस तरह से जो है रिड्यूस करना है यूजेस को, रीयूज करना, और रीयूज जो है वो उसको रिसाइकलिंग के द्वारा यूज कर सकते हैं। एनर्जी एफिशिएंसी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। थैंक यू।